Hello everyone, this is Kaveri Kathuria here and once again welcome back to my channel. And today in this lecture we are going to discuss the new topic, that is the long period and short period goals of planning in India. Right? I hope आपने लास्ट लेक्चर जो है उसका देख लिया होगा वीडियो, जो इसका फर्स्ट पार्ट डाला गया था, कल अपलोड किया गया था. एंड द नेक्स्ट इज़ द लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स. ऐसा है कि इसमें जो गोल्स हमें अचीव करने होते हैं उन गोल्स को टू पार्ट्स में बाइफरकेट किया जाता है. एक आपके रहते हैं लॉन्ग पीरियड के, एक आपके रहते हैं शॉर्ट पीरियड के गोल्स. लॉन्ग पीरियड गोल्स वो होते हैं जिसे अचीव करने के लिए आपके पास लंबा समय है, जैसे इसके वर्ड से क्लियर हो रहा है. और शॉर्ट पीरियड वो है जिससे हमें अचीव करना है बहुत ही कम समय में. राइट. अब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या है, एक बार वो देखते हैं. Long period goals are common to all 5-year plans and are therefore generally studied as the common goals of 5-year plans or objectives of planning. क्या कहता है कि एक प्लान बनाए गए 5-year plans, पंचवर्षीय योजना जिसे कहा जाता है. 5 years प्लान्स में क्या होता है कि 5 साल के लिए प्लान बनाया जाता है कि आगे नेक्स्ट 5 years में हम लोगों ने क्या क्या गोल अचीव करने हैं वो बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं. तो जो गोल सेट किए जाते हैं नेक्स्ट 5 years के लिए उसे हम क्या कहते हैं, 5-year प्लान्स, और जिसे हम कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कहें कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. हम प्लानिंग करते हैं, मेन पर्पस होता है कि हमारा कुछ अचीव करना, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग किया जाता है. और जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग पीरियड गोल्स, और जनरली बनाए जाते हैं 5 साल के लिए. नेक्स्ट इज शॉर्ट पीरियड गोल्स are plan specific and are generally studied as objectives of plans. शॉर्ट पीरियड गोल्स का क्या मतलब है, एक ऐसे गोल्स जो हमें कम समय के अंतराल में ही अचीव करने. इट मीन्स ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड, कम समय में ही हमें उसे अचीव करनी है. प्लान स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक प्लान बनाया जाता है, और जनरली स्टडीड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स. डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज, each plan is designed as a distinct plan with a distinct set of objectives. See, रियलिटी क्या है इस चीज़ की कि जब भी हम प्लान की बात करते हैं तो हर प्लान बनाया जाता है, सभी प्लान्स जो बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं एज अ डिस्टिंक्ट प्लान. एक अलग प्लान होता है विद अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ गोल्स. हर प्लान के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब आपने मान लीजिए 2 प्लान रेडी किए, एक ये प्लान है, एक ये प्लान है, आप अचीव करना चाहते हैं, तो सभी के क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है. सभी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं अपने प्लान के थ्रू. इट मस्ट हाउएवर बी मेड अप्लाई क्लियरली दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान रेफरिंग टू स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग referring to the long period objectives of planning are not contradicted but complement each other. See, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो आपको मेन कंसिडर करने हैं. क्या कहता है यहाँ पर, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, प्लान के ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसको रेफर करता है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स मीन्स कि शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स हैं, सभी प्लान के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं. एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं तो वो रेफर करता है किसको, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को. राइट. 2 वर्ड हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म प्लान्स की बात करता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच प्लान. और जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग कर रहे हैं तो वो किसको रेफर कर रहा है, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बट क्या है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. सी, अगर हम कोई डिसाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करते करते हम क्या कर रहे हैं, अपना गोल अचीव करते हैं. सो ट्रूली स्पीकिंग, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स रेफर टू प्लान टू प्लान स्ट्रेटेजीज. शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव किसको रेफर करता है, प्लान टू प्लान स्ट्रेटेजीज. एक प्लान के साथ दूसरा प्लान बनाते जाते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते जाते हैं विद ए व्यू टू अचीव, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं. और द कॉमन गोल ऑफ 5-year प्लान्स. इट मीन्स, मान लीजिए कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट 5 years में हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं. राइट. हमने डिसाइड कर लिया कि ये 5 साल है, इन 5 सालों में हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं 5 साल के बाद. जो 5 साल के बाद आप अचीव कर लेंगे दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म. लेकिन इसको अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे प्लान बनाए गए हैं दैट इज़ द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. राइट.
तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहता है कि प्लानिंग इन इंडिया फोकस ऑन द 5 लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स 5 साल के लिए बनाया जाता है। और ऐसे क्या प्लान रहते हैं इसमें? जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी को ग्रो करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज इन द जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इम्प्लाइज द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जीडीपी को इंक्रीज करना क्या इम्प्लाई करता है कि आउटपुट का लेवल इंक्रीज करना। इट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। ये क्या रेफर करता है कि जैसे ही हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स क्या है कि लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या कहने की कोशिश करता है कि लेवल ऑफ आउटपुट कैसे इंक्रीज होगा? जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होगा इन द इकोनॉमी। When the increase in the flow of the goods and services is consistent over a long period of time, it is called इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहता है कि इंक्रीज हो रहा है किसका? इनफ्लो, इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, इस कॉन्सिस्टेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से इंक्रीज होता आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। दस जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर जीडीपी ग्रो करता है इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जीडीपी का इंक्रीज होना डिपेंड किस पर करता है? इट डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंक्रीज इन द रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, इंक्रीज हो रहा है क्या? इंक्रीज इन द रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे क्या होगा कि इनपुट, जितने इनपुट हम पहले यूज़ कर रहे थे अब भी उतने ही इनपुट यूज़ करते हुए प्रोडक्शन आउटपुट ज़्यादा किया जा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है। प्लानिंग इन इंडिया इज टू इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर फुल्ली एक्सप्लोर्ड एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव्ड सो दैट जीडीपी ग्रोथ अचीव्स मोमेंटम्स। इट मीन्स कि हमने ये ध्यान रखना है जब हम प्लानिंग कर रहे हैं 5 ईयर्स प्लान करते हैं प्लानिंग इन इंडिया, तो हमें ये क्या इंश्योर करना है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी से हम जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी कॉन्टिन्यूसली हम उसे इम्प्रूव करते जा रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज जीडीपी इंक्रीज किया जा सकता है। सेकंड फैक्टर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट किसको रेफर करता है? एक ऐसी सिचुएशन को व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क। कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो सारे लोग जो काम करने के योग्य हैं और वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, इन दोनों को ही, ये दोनों जो कैटेगरी है एट द मार्केट वेज रेट पर जो काम करना चाहते हैं, ये मार्केट वेज रेट पर काम करने को तैयार हैं, आर गेटिंग वर्क, और इन्हें काम मिल रहा है, आर गेटिंग वर्क, तो उसे हम क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट। इन अदर वर्ड, दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क मस्ट गेट वर्क। कहता है कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं जो काम करने के योग्य हैं और जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल रहा है। दिस इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, और यही क्या है? हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग है। The objective of full employment focus on inclusive growth. It implies that, कहता है कि जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का, ये फोकस करता है इंक्लूसिव ग्रोथ पर, और ये क्या इम्प्लाई करता है? मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। इट मीन्स कि हम इकोनॉमी की ग्रोथ चाहते हैं और उसकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस द वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो सभी लोगों को मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए। इट अमाउंट्स टू अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि हमें ग्रोथ अचीव करनी है विद द सोशल वेलफेयर के साथ, राइट। नेक्स्ट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। अब हम जीडीपी को ग्रो कर सकते हैं। तीसरा मेन पॉइंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? इक्वालिटी होना। इक्विटी रेफर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम a meaningless exercise if the benefit of the growth accrues only to a handful of the people in the society। कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगी अगर सिर्फ इसका बेनिफिट कुछ ही लोगों को मिलता है सोसाइटी में। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। कुछ ऑब्जर्वेशन सही से रीड करते हैं। ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पस इन अ सोसाइटी वेयर रिच
tends to become richer and the poor continues to struggle even for the essentials of life. कहता है कि ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी ग्रोथ से, हमारी इंप्रूवमेंट से सिर्फ रिच पर्सन और रिच होता जा रहा है और पुअर पर्सन अभी भी अपनी ज़रूरतों के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसी ग्रोथ का कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ एंड द मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम्स इक्विटेबल। बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए, सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को मिलना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल रखना चाहिए। हमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज social equality and this is one of the principal objective or the goal of planning in India. Equitable distribution का मतलब क्या है कि social equality को represent करता है और यही हमारी planning का, जो economic planning कर रहे हैं उसका main objective है या फिर कहें कि main goal है। Next is modernization. It refers to the updation and the adoption of modern technology in the process of growth. Modern technology को adopt करना। As noted earlier, output can be increased either by increasing the pool of resources or by using the innovative technology. क्या कहता है कि जैसे हमने पहले रीड किया कि आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो आउटपुट है या फिर ये कहें कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, दो मेन कारण रहते हैं। एक तो है या तो आप रिसोर्सेज को बढ़ा लें, रिसोर्सेज को इंक्रीज करें तो आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, या फिर हम कहें कि उतने ही रिसोर्सेज जो पहले यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करें लेकिन टेक्नोलॉजी को, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी क्राइम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि विद द सेम इनपुट आप जो है ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। Modern age is the age of science and innovations. Science has offered us new way of doing things such that productivity in the farm and factories has shown exponential rise over time. कहता है कि आज का मॉडर्न टाइम जो है वो साइंस एंड इनोवेशंस का टाइम है। साइंस जो है हमें ऑफर करती है, काम को करने के बहुत नए तरीके देती है, हमें न्यू वेज हमें शो करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है जिससे, और ये प्रोडक्टिविटी हम नोटिस भी कर सकते हैं फार्म्स में देखें, फैक्ट्रीज में देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अब जैसे पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती थी, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से फार्मिंग में देखें प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, फैक्ट्रीज में भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, न्यू मशीनरीज आ रही हैं, राइट। Next is the green revolution in India. Indian agriculture is well-known example of how technology can bring about revolutionary change in the output. कहते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई थी, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे क्या हुआ था एग्रीकल्चर में, आपने नोटिस भी किया होगा, न्यू टेक्नोलॉजी आई थी और इतना ज़्यादा चेंज आया था कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा था पर हेक्टर लैंड पर। रिसेंटली IT रेवोल्यूशंस भी जो रीडिफाइन किए गए हैं, कंसेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू द BOP बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कहते हैं कि IT रेवोल्यूशन भी आया जिसके अंदर हमने न्यू कंसेप्ट यूज़ किया डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और किसके थ्रू, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के थ्रू। तो आप ये देखिए कि डिफरेंट एरियाज़ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया। Modernization is in the context of the goal of plan in India have social angle as well. कहते हैं modernization के साथ साथ हमें social angle भी consider करना है। It refers to modernization of the social outlook. Modernization होना है, modernization करना है, social outlook करना है, social outlook के साथ it means कि हमें अपनी society को change करना है but हमें social angle को भी consider करना है as well. Next is conventional wisdom. Wisdom without a valid reason must give a way to modern outlook. अगर हम कन्वेंशनल विजडम की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, उसे एक मॉडर्न लुक देना है। जस्ट लाइक एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन सो दैट like men they also participate in the process of production and contribute to the process of economic and social prosperity. It means कि अब आप ट्रेडिशनल जो हमारे तरीके हैं आप उस पर ना रुके रहें। इट मीन्स कि अब जो है हम वुमेंस का एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी इंक्रीज़ करें, वुमेंस का इन्वॉल्वमेंट भी इंक्रीज़ करते हैं ताकि वो भी जो है एक्टिविटीज़ में पार्ट ले पाएँ जस्ट लाइक मैन। जैसे एक मेल पर्सन के लिए अगर हम कहते हैं कि बाहर जाकर काम करना इजी है, सिमिलरली हमें वुमेंस के लिए भी वही सिचुएशन क्रिएट करनी है और कंट्रीब्यूट करना है ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर पाए किसमें, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज़ करने में। नेक्स्ट इज द सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी रेफर करता है स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। सेल्फ सफिशिएंट मीन्स कि हम अपने लिए पूरक हो। इट मीन्स कि हम इतने एबल हो कि हमें एसेंशियल गुड्स मिले विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स।
दिस गोल वॉज रिकॉर्डेड एज अ हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान। जो 7वां आपका पंचवर्षीय योजना थी, इट मीन्स कि 5 साल के लिए बनाया गया, 5 साल के लिए प्लान बनाया गया, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्लान। फिर सेकंड प्लान बना अगले 5 साल के लिए। सिमिलरली जो आपका 7th प्लान बना था, ऐसे उस 7th प्लान में सेल्फ सफिशिएंसी जो था आपका मेन प्रायोरिटी रखा गया था। इट मीन्स कि पर्टिकुलरली फूड ग्रेन सबको अवेलेबल होना चाहिए विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर्स। आप किसी और की मदद पर डिपेंड नहीं हो, आप अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो। द बेसिक आइडिया वॉज नॉट टू एक्सपोज Indian economy to political pressures from the rest of the world simply because we are dependent upon them for the supply of essential goods. बेसिक आइडिया क्या था यहाँ पर? बेसिक आइडिया वॉज नॉट टू एक्सपोज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को एक्सपोज नहीं करना है जो पॉलिटिकल प्रेशर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से जो पॉलिटिकल प्रेशर है, सिंपली बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम फॉर द सप्लाई ऑफ असेंशियल गुड्स, जस्ट बिकॉज कि हम अपने असेंशियल गुड्स के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे। इंडेड इट हैपेंड इन 1965। क्या कहता है कि 1965 में क्या हुआ था, जब यूएसए थ्रेटन टू स्टॉप, यूएसए ने धमकी दिया कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा फूड ग्रेन किसको, इंडिया को, इफ ही डिड नॉट स्टॉप द वॉर विद पाकिस्तान। कहता है कि यूएसए ने हमें, इट मीन्स इंडिया को जो है एक थ्रेटन किया, धमकी दिया। क्या कहना चाहता था कि हम आपको गुड्स फूड ग्रेन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप पाकिस्तान के साथ अपना जो वॉर चल रहा है आप उसे ख़त्म नहीं करेंगे तो। सो इंडिया वॉन्टेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। तो इंडिया क्या होना चाहता था, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, टू अवॉइड अनसर्टेनिटीज ऑफ सप्लाईज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसने यहाँ पर क्या रियलाइज़ किया कि जैसे आज इनके ऊपर प्रेशर डाला गया है, पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया है, तो फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन ना हो कि किसी के प्रेशर की वजह से हमें अपना डिसीजन चेंज करना पड़े, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है तो हमें डिसीजन चेंज ना करना पड़े। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, एटलीस्ट हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो इतना इंक्रीज होना चाहिए कि हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज द शॉर्ट पीरियड गोल्स एंड अचीवमेंट्स। अब शॉर्ट पीरियड गोल्स को हम डिस्कस करते हैं। शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग अपॉन द करंट नीड ऑफ द इकोनॉमी। शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं, प्लान टू प्लान वेरी करते हैं और करंट नीड को कंप्लीट करने के लिए करंट नीड ऑफ द इकोनॉमी पर डिपेंड करते हैं। प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव्स वर स्पेसिफाइड एज अंडर। सी, when the first plan was initiated, फर्स्ट प्लान इनिशिएट किया गया था, मतलब पहला प्लान, ऐसा पहला प्लान जिसमें हमने पहले 5 साल के लिए डिसाइड किया था कि हम आगे आने वाले 5 ईयर प्लान्स क्या रहेंगे। तो वो जो पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था उसे हम कह रहे हैं फर्स्ट प्लान जब इनिशिएट किया गया। कंट्री वॉज बैटलिंग सीवर शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन। उस समय शॉर्टेज बहुत थी किस चीज़ की, फूड ग्रेन की। अकॉर्डिंगली द फर्स्ट प्लान फोकस्ड ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। तो पहले 5 ईयर प्लान में जो सबसे पहले हमने 5 ईयर प्लान बनाया, 5 साल के लिए डिसाइड किया हमारे प्लान क्या रहेंगे। उसके अंदर हमने क्या डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। Enthusiastic achievement of the 5-year plan promote the planners to shift the focus from the agriculture to industry। जब हमने पहले 5 साल में जब हमने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज करने में कामयाब हुए तो हम फिर कहाँ शिफ्ट किया, हमने अपना फोकस अब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी, अब इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करते हैं। अकॉर्डिंगली इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज टेकन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान। तो सेकेंड टाइम जब हमने प्लान बनाया अगले 5 साल के लिए तो उसके अंदर हमारा पर्पस क्या था, अब इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। थर्ड प्लान एम्फेसाइज्ड, तो थर्ड प्लान ने एम्फेसाइज किया था किस पर, नीड ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी। तो आपको ये कीवर्ड्स याद रखने कि फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, सेकंड प्लान में इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, थर्ड प्लान में सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर फोकस किया गया। वाइल फोर्थ प्लान में किस पर फोकस किया हमने, प्राइस स्टेबिलिटी एंड द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। और ये इसका कीवर्ड है कि जब हमने फोर्थ टाइम प्लान बनाया तो उसके अंदर हम प्राइस को स्टेबल रखना चाहते थे और साथ में ही अपनी मैन पावर को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहते थे। नेक्स्ट इज एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी को हटाना, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था 5th एंड द 6th प्लान का। वाइल द 7th प्लान अगेन स्ट्रेस द नीड फॉर द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और 7th प्लान में फिर से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान दिया गया। और 8th प्लान में हमने किस चीज़ के बारे में बात की, री एनफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट बिसाइड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पर ध्यान दिया गया री एनफोर्स करने पर, किसको री एनफोर्स किया गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट को।
ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइन्थ प्लान। नाइन्थ प्लान जब बनाया गया था उसमें ग्रोथ पर ध्यान दिया गया, प्राइस स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया गया और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दिया गया। 10th प्लान में हमने स्ट्रेस किया, स्ट्रेस मीन्स फोकस किया, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट 11th प्लान में हमने किस पर फोकस किया, पॉवर्टी को रिड्यूस करने पर, जॉब क्रिएट करने पर, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया। तो आप देख रहे हैं कि 11 बार जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। हर बार हमने 5-5 साल के प्लान बनाए। नेक्स्ट इज 12th प्लान में हमने किस चीज़ पर फोकस किया, सस्टेनेबिलिटी एंड द एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबिलिटी में हम ये फोकस करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे, हम उसे ऐसे यूज़ करें जो हमारे प्रेजेंट लोग जो है, प्रेजेंट जनरेशन है वो भी उसे यूज़ कर पाए, उसका बेनिफिट ले पाए और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचा कर रख सकें हम, और हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए। और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि मेल एज वेल एज फीमेल्स का भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, राइट। तो 5th प्लान में इस चीज़ पर फोकस किया गया। तो इन शॉर्ट ये जो है आपको एक चार्ट की हेल्प से जो एक्सप्लेन करता है कि ये सारे प्लान्स हमने जो बनाए तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा, राइट। और जो ये प्लान्स हमने डिस्कस किए हैं इसे आपको चार्ट की हेल्प से भी शो किया गया है। एक बार आप यहाँ से भी रीडिंग ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ से आप रीडिंग लेंगे तो आपको जो है क्लैरिफिकेशन मिलेगा, राइट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किए हैं लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग। सो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।